नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर हम पाठ पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित है, मेरे जीवन से संबंधित है और सबके जीवन से संबंधित है। कैसा है वो पाठ? बचपन। बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसे हम सब पूर्ण आनंद से व्यतीत करते हैं। शायद सबसे सुंदर अवस्था हमारे जीवन की बचपन होती है। इसमें ना ही किसी बात का भय होता है, ना ही पढ़ने का दबाव होता है, ना ही जीवन को अच्छी तरह से जीने की कुछ संभावना या उम्मीद या कोई दबाव होता है, और ना ही नौकरी करना या अच्छे से जीना, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से बनाना, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है और हम स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीते हैं। हमें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है ना। हर किसी का बचपन बेटा अलग अलग होता है। मेरा बचपन अलग होगा, आपके दादा दादी का बचपन अलग तरीके से व्यतीत हुआ होगा और आप अपना बचपन बहुत अलग तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है ना। हम सब अपना अपना जीवन, अपना अपना बचपन बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत करते हैं। बस हाँ, हमारी आदतें, हरकतें, शैतानी, उनका रूप अलग अलग हो सकता है। तो आज हम एक ऐसे ही पाठ पढ़ेंगे जो आपकी पुस्तक में पाठ 2 बचपन है। पर ये किसके बचपन की बात है जानते हैं आप? ये कृष्णा सोबती जी की बात है। उनके बचपन का एक किस्सा वो सुना रही है, अपना बचपन वो बता रही हैं। आखिर कौन थी ये कृष्णा सोबती जी, जानना चाहेंगे आप? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कृष्णा सोबती जी के बारे में। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन अर्थात बंटवारे के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। आप सब तो जानते हैं ना, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था। भारत से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से हो गए, है ना। तो जो कृष्णा सोबती जी थी, भारत के विभाजन के बाद जो उनके घर का हिस्सा था गुजरात का, वो पाकिस्तान में चला गया है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो भारतीय साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना बेटा, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट पुरस्कार होता है, जो हमें साहित्य के लिए, लेख लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए मिलता है। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं, ये फिक्शन की लेखिका हैं और इनकी रचनाएं आप जानना चाहेंगे कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, 3 पहाड़, सिक्का बदल गया आदि बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सुंदर रचनाएं हैं। बहुत ही मार्मिक चित्रण है इनकी रचनाओं में। इनकी मृत्यु पिछले साल ही हुई है, 25 जनवरी 2019 को 93 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, जब ये 93 वर्ष की थी। तो देखो कितनी स्वस्थ जीवन शैली इन्होंने जी है, जिसके कारण 93 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। वरना आजकल तो 60 साल में भी स्वस्थ जीवन शैली जी पाना बहुत मुश्किल होता है। और इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो देखिए, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व था इनका, तो इनके बचपन में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पाठ पढ़ें, कृष्णा सोबती जी के जीवन के बारे में जानें, उनके बचपन के बारे में जानें। तो देखिए क्या बोलती है कृष्णा सोबती जी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं,
पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो देखिए, पहले इतना समझते हैं। कृष्णा सोबती जी बोल रही हैं कि आज मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी और मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ जिस तरह आप मुझे अपनी दादी भी समझ सकते हैं और नानी भी। यानी मैं तुम्हारी नानी और दादी की उम्र की हूँ, होंगी ही ना, क्योंकि आप छोटे हो बहुत, आप बच्चे हो, और आपकी नानी और दादी की उम्र भी 70 साल, 65 साल, 75, 80 साल इसी तरह रही होगी। और इनकी उम्र भी, इनकी भी मृत्यु 93 साल की उम्र में हुई है। तो ये भी आपकी दादी या नानी की तरह ही हैं। और ये बोल रही है कि मैं आपकी बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। और परिवार में उनको सब जीजी कहकर पुकारते थे। जीजी मूलतः दीदी को कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में जीजी मूलतः दीदी को कहा जाता है। अब वो बोलती हैं, हाँ मैं इन दिनों अपने आप को बड़ा उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि वो पिछली शती में पैदा हुई थी। शताब्दी क्या होता है? 100 साल को शताब्दी बोलते हैं। जैसे वो 1925 को उनका जन्म हुआ था, तो 1925 यानी 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। अब 20वीं शताब्दी है ना, अब 2020 चल रहा है, तो एक शताब्दी का अंतर आ गया। वो 1925 में पैदा हुई है और अब 2020 चल रहा है, तो आ गया ना 100 साल का अंतर, लगभग 100 साल का अंतर। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो देखिए, पिछली शताब्दी में तो पैदा हुई नहीं है, अभी 2020 है, फिर 1925 यानी लगभग 100 साल होने वाले हैं। 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। देखो, उनकी उम्र जब 93 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है, तो निश्चित है कि उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। पहनने ओढ़ने में भी बचपन में कुछ अलग कपड़े पहनती थी, फिर वो जब जवान हुई तो अलग कपड़े पहनती थी। उनके चॉइसेस, उनके शौक में भी अंतर आया। पहले उनको रंगीन कपड़े पसंद थे, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता रहा यानी उम्र बढ़ती रही, उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने का मन होता रहा और गहरे रंग नहीं, हल्के रंग पहनने का मन होता रहा। और वो बोलती हैं कि पिछले दशकों में, दशकों यानी 10-10 साल, 10-10 साल के को एक दशक बोलते हैं। तो कहते हैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें मैंने पहनी हैं। पहले फ्रॉक पहना, फिर निकर वॉकर पहना, फिर स्कर्ट पहनी, फिर लहंगे, फिर गरारे, फिर चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। हो सकता है इनमें से आप कुछ नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये अपने बचपन की बात बता रही हैं, है ना। बचपन के कुछ फ्रॉक तो उन्हें अब भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। देखिए, उस टाइम पे ये स्टाइल बहुत प्रचलित था इनके बचपन के समय पर। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। चुन्नटें क्या होती हैं? ऐसे जैसे आप देखते होंगे कि मम्मी की साड़ी में, मम्मा जब साड़ी पहनती हैं आपकी मम्मी, तो आगे ऐसे चुन्नटें डालती हैं साड़ी में। ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन चुन्नटे वाला, यानी अलग अलग एक साथ कपड़े को, काफ़ी कपड़े को एक साथ सिलकर चुन्नटें दी जाती हैं। तो वो घेरदार फ्रॉक था, उसमें खूब घेर होता था, जिसे आज बोलते फ्रिल वाला फ्रॉक, उसी को उन्होंने घेरदार फ्रॉक बोला है। और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और उसमें नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल होते थे और बालों में सब लोग रिबन लगाते थे। और उस समय रिबन का बड़ा चलन था। अलग अलग स्कूल में जाना है तो लाल रिबन, काला रिबन, सफ़ेद रिबन, जो जो आपके स्कूल में ड्रेस के साथ चलता है। और घर आना है तो अलग स्टाइल के रिबन। तो रिबनों का बहुत चलन था उस समय।
लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। अब देखो वो एक गर्म फ्रॉक का जिक्र भी करती हैं, वो लेमन कलर का था। लेमन कलर कैसा है, जैसे नींबू का कलर होता है लेमन येलो, वैसा ही नींबू के कलर का उनका गर्म फ्रॉक था। और उन्हें 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी थी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ये सब बेटा कपड़ों के नाम हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो देखिए कितना दिलचस्प बात बताती हैं अपने बचपन की कृष्णा सोबती जी। बोलती हैं कि मुझे अपने मोजे यानी सॉक्स, जो आप जूते के अंदर जुराबे पहनते हैं उन्हें बोलते हैं मोजे। और स्टॉकिंग क्या होती है, आप स्कर्ट के नीचे से लेकर पूरे पंजों तक पहनने के लिए एक ही पजामी जैसी होती है, सॉक्स बड़ी सॉक्स टाइप की होती है, उसे स्टॉकिंग्स कहा जाता है। तो ये बोलती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी मनाही थी। मतलब उनके मम्मी पापा नौकर या नौकरानी को मोजे धोने देने के लिए मना करते थे। फिर वो बोलते थे कि हमें पूरा इतवार यानी रविवार, संडे इसी काम में लगते थे कि अपने सॉक्स धोनी है, अपनी जुराबे धोनी है और फिर जूते पॉलिश करने हैं। और उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। आज भी बूट पॉलिश करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलती हैं, हालांकि अब काफी तरह के डिजाइन आ गए हैं जूतों के जो काफी आरामदेह हैं। पहले के जूते तो उतनी वैरायटी नहीं होती थी, उतने प्रकार नहीं होते थे और नए जूते अक्सर हमेशा पैरों में काटते थे, जिसकी वजह से छाले पैर में पड़ जाते थे। और जब कभी वो लंबे सैर पर निकलती थी, घूमने निकलती थी, तो अपने पास रुई रखती थी ताकि जहां से जूता काटता, जहां से थोड़ा उन्हें समस्या होती, जूते से खिंचावट होती पैर में, वहां पर वो रुई लगा देती। या जहां पर उनको छाला महसूस होता है जूता से पैर कटने से, वहां पर वो रुई लगा देती। और वो बोलती कि पर हाँ, तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। उन्हें हर शनिचर यानी शनिवार, सैटरडे को ऑलिव ऑयल या उसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। और हर सैटरडे को उनकी नाक में उस कैस्टर ऑयल की पूरे दिन भर स्मेल आती रहती थी, गंध आने लगती थी। देखिए उनके घर का ये नियम था, उनके मम्मी पापा ने नियम बनाया हुआ था कि हर शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल पीना है। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, यानी छोटे शीशे के ग्लास थे, उनमें दवाई के निशान बने रहते थे कि तुम्हें ये चीज इतनी पीनी है, ये खुराक इतनी पीनी है कैस्टर ऑयल की। उन्हें देखते ही उनका जी मिचलाने लगता, मितली होने लगती यानी उल्टी होने लगती, जी मिचलाने लगता। जब आप कोई अपनी पसंद की चीज नहीं खाते हैं और मम्मी पापा कोई कड़वी चीज या टेस्टलेस चीज जिसका टेस्ट आपको पसंद ना हो आपको पिलाते हैं, तो आपका भी कैसे उबकाई आने लगती है, जी मिचलाने लगता है ना, उल्टी आने का मन करता है। तो ऐसी कृष्णा सोबती जी को भी होता था। वो कहती हैं कि मुझे आज भी लगता है कि शायद वो शनिवार की दवाई हम नहीं पीते ना,
तो भी हमारी सेहत आज तक ठीक रहती। देखिए उनके घर के कुछ नियम थे जिस कारण उनकी आयु 93 वर्ष तक उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रही। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी स्वस्थ जीवन शैली जी, जिसके पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था। नियम कानून उनको अच्छे से सिखाए, उनको अच्छा खान पान दिया और साथ ही कुछ नियम ऐसे बनाए जैसे कैस्टर ऑयल पीना है और अपना काम खुद करना है। कुछ ही नियम थे जिसके कारण वो स्वस्थ जीवन शैली जी पाई। फिर देखिए वो कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितना अंतर आ गया और यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां मतलब शौक, हैबिट्स, आदतें। यानी उनको कृष्णा शक्ति जी को क्या पसंद था बचपन में और आज आपको क्या पसंद है, इसमें बहुत अंतर आ गया है समय के साथ। तो वो देखिए आगे क्या बताती हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। यहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पे तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लहर रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिस पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता
खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? हर इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, देखती रही और फिर गाई, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमांचली टोपियां। तो देखिए कृष्णा शोभती जी क्या बोलती हैं। वो बोलती हैं कि मेरे बचपन में, कृष्णा शोभती जी कहती हैं, मेरे बचपन में उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। रेडियो और टेलीविज़न आज की तरह नहीं था। आज आपके पास रेडियो टेलीविज़न होता है, उस समय पर नहीं थे, कृष्णा शोभती के समय पर। और जो उनके बचपन की आइसक्रीम थी, बचपन की कुल्फ़ी, वो बचपन में कुल्फ़ी खाती थी और आपके बचपन में वो आइसक्रीम हो गई हैं। और उनके बचपन में कचौड़ी समोसा चलता था, जो आज आपके बचपन में आप लोग पैटीज़ खाते हो, पैटीज़ में बदल गया है। और वे फल में भी शहतूत और फालसे खाती थी, खसखस के शरबत पीती थी, जो आज आपके बचपन में कोक और पेप्सी बन गया है। यानी आज आप अपने बचपन में खसखस का शरबत कोई पीता है? नहीं पीता ना। आप लोग कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो, माज़ा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो यह सब आपका बचपन है। लेकिन कृष्णा शोभती के बचपन में वो शहतूत खाती थी, फल से खाती थी, खसखस के शरबत पीती थी। आज आप लोग कीवी खाते हो, एप्पल खाते हो, बाकी चीज़ें खाते हो और कोल्ड ड्रिंक पीते हो। उन दिनों कोक नहीं होती थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। लेमनेड नींबू पानी और विम्टो मिलती थी, जो आजकल आप कोक पीते हो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बड़ी स्वाद लगती थी। और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो कृष्णा शोभती और उनके भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। देखो शिमला में रहा करती थी बचपन में, तो उनकी ड्यूटी लगती थी कि एक एक दिन हर कोई मॉल से ब्राउन ब्रेड खरीद के लाएगा। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे और वहां से एक उतराई उतरते, यानी पहाड़ से उतरते और सीधा मॉल पर।
कन्फेक्शनरी काउंटर जहाँ पर सब कुछ मिलता है, जहाँ पर आपको पेस्ट्री, चॉकलेट, कुकीज़ ये सब मिलते हैं, वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सब लोग तो इनके भाई बहन हाथ के हाथ सब चॉकलेट खा लेते थे। इनके माँ बाप ने देखे, इनके माता पिता ने केवल हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट दी थी, इसीलिए स्वस्थ थे। हमें ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और ना ही रोज़ खानी चाहिए, हफ्ते में एक बार काफ़ी होती है। तो वो भी हफ्ते में एक बार ही इनको लेने की इजाज़त थी। पर ये तुरंत नहीं खाती थी खड़े खड़े काउंटर पे, ये तो घर ले जाकर अपने साइड बोर्ड पे रख देती थी और जब खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े मज़े से चॉकलेट खाती थी। और इनको शिमला के काफ़ल भी बहुत याद है। काफ़ल क्या होते हैं बेटा? सारे पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड में भी जाओगे वहाँ भी देखोगे, शिमला में भी देखोगे, काफ़ल एक ऐसा छोटा सा फल होता है। काफ़ल में एक रेड कलर का, मैरून कलर का फल होता है ऐसा, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट बने होते हैं और उसके अंदर एक ही गुठली होती है। काफ़ल के अंदर केवल एक ही गुठली होती है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है और उसमें ऊपर गूदा कम होता है, गुठली बड़ी होती है। तो आप बस मुंह में डालिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि काफ़ल कब ख़त्म हो गया। और वो इतना स्वादिष्ट फल होता है, आप सब देखिएगा, काफ़ल फल के बारे में पढ़िएगा। काफ़ल फल बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये गर्मियों के मौसम में आपको मिलता है, करीब मई से लेकर जून तक ही, या अप्रैल मई के महीने में ही ये सारे काफ़ल ख़त्म हो जाते हैं। केवल 1 या 2 महीने के लिए ही ये काफ़ल पेड़ों पर मिलेंगे आपको, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मौसमी फल है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है काफ़ल, और केवल पहाड़ी इलाकों में ही मिलता है। तो देखिए, ये बोलती हैं खट्टे मीठे, जो हरे हरे काफ़ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, जो लाल होते हैं वो मीठे होते हैं। और कुछ लोग इसमें काला नमक डालकर या गाँव का पिसा हुआ नमक डालकर भी खाते हैं, जिसमें लहसुन, नमक, हरी मिर्च सब मिक्स होता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं बेटा ये फल और रस भरे होते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। तो ये बोलती हैं कि सोचकर ही काफ़ल के बारे में मेरे मुंह में पानी भर आता था। चेस्टनट आप सब जानते होंगे, सिंगाड़ा, एक और गजब की चीज़, ये चेस्टनट भी बहुत गजब की चीज़ थी। आग पर भुने जाते थे और फिर उनके छिलके उतार कर आप मुंह में डाल लो, बहुत ही टेस्टी होते थे, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। और चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। देखिए, आज आपके बचपन में कैंडी है और आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, चॉकलेट खाते हो, कैंडी खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, लेकिन उस टाइम पर ये सब नहीं होता था। उस टाइम पर टॉफ़ी के नाम पे होता था चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अनारदाने का चूर्ण बहुत प्रसिद्ध था उस समय, बच्चों में बहुत फेमस था। सारे बच्चे अनारदाने का चूर्ण, खट्टा मीठा होता है, वो खाते थे। और चने जोर गरम की जो पुड़िया होती थी ना, जिसमें चना दिया जाता था, वो भी बड़ी कमाल की होती थी। उसे उस समय चना बेचने वाला अपने हाथ से त्रिकोण कैप की तरह, त्रिकोणी टोपी की तरह बनाता था और उससे, ताकि आप हाथ में सारे चने आपके बिना हाथ टच किए सारे आपके हथेली पर आसानी से आ जाए। और उस समय एक फिल्म का गाना भी बड़ा प्रसिद्ध था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। हर बच्चा स्कूल का उस समय गाने को गाता था। और कुछ बच्चे तो पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। बुरकवाना मतलब छिड़काना। बोलते थे भैया को, चने वाले भैया को, भैया इस पर और मसाला डालिए। और पूरे रास्ते गिरजा मैदान में घूमते घूमते हुए पुड़िया चलती थी और एक चना पापड़ी मुंह में डालते, एक पैर उठाते, यानी एक कदम उठाते, और इस तरह बच्चे मज़े मज़े में अपनी यात्रा करते थे। छुटपन में हमने शिमला रिस पर भी बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। छुटपन यानी बचपन, और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। फिर देखिए, कृष्णा सोबती जी कहती हैं, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे घोड़ों पर। ननिहाल यानी नानी का घर, मामा का घर। तो वो बोलती है कृष्णा सोबती जी कि इनके नानी के घर में बहुत सुंदर हिष्ट पृष्ठ यानी हट्टे कट्टे घोड़े थे। फिर कहती, चलो इन घोड़ों की बात कभी और करेंगे। अब आते हैं, ये लोग शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते थे। सामने जाखू का पहाड़ था। जाखू बेटे एक पहाड़ है शिमला में, जहाँ पर जाखू का मंदिर है, जाखू मंदिर, जहाँ बहुत प्रसिद्ध है जाखू मंदिर।
उसमें बहुत चढ़ाई है, आपको बहुत चढ़ाई में जाना पड़ता है। और जाखू मंदिर में आप बंदर ही बंदर घूमते रहते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर ऊंचा चर्च भी है। चर्च की घंटियाँ बजती थी तो उनकी गूंज चारों ओर फैलती थी और इतना मधुर संगीत आता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं हमसे कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूरज छिप रहा होता था, गुलाबी सुनहरी धारियाँ। तो जब आप सूरज छिपता है तो आप देखते हो कि कैसे उनकी रोशनी सुनहरी हो जाती है, संतरी रंग की हो जाती है ना, पूरे नीले नीले आसमान पर फैल जाती है। और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े भी गहराने लगते हैं, यानी जब अंधेरा होता तो पहाड़ भी काले काले दिखने लगते हैं जैसे छुप रहे हों। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती, यानी अंधेरा हो जाता तो लाइट जलने लग जाती। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। और रात के टाइम पर मॉलों की दुकानें और रिच की रौनक ये सब देखने लायक होती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल, और शाम होते स्कैंडल पॉइंट पर भी भीड़ लग जाती थी लोगों की। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुई करती थी जिसके शोरूम में शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यह देखिए सब असली में नहीं था, मॉडल बना हुआ था। मॉडल क्या होता है? नमूना, किसी चीज का नमूना बना के रखना, जैसे ताजमहल का मॉडल बनाना, लाल किले का मॉडल बनाना, दिल्ली का मॉडल बनाना, ये सब। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? कालका और शिमला ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते। तो देखिए ये बता रही हैं कृष्णा सोपती जी कि दिल्ली में जब भी आवाज आती थी, देखो इन्होंने ये अलग अलग जगह रही हैं, दिल्ली में भी रही हैं, कालका ये शिमला में भी रही हैं। तो दिल्ली में बताती हैं कि जब भी हवाई जहाज की आवाज़ आती हम सब देखने बाहर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई तेज स्पीड वाला पक्षी, भारी भरकम पक्षी उड़े जा रहा है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी मेरा चश्मे की। वहाँ एक आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उनका चश्मा लगा। किनका? कृष्णा सोपती जी का। शुरू शुरू में तो उनके चेहरे पर वो चश्मा बहुत अजीब लगता था और डॉक्टर उनको ऐसे बोलते थे कि कुछ देर पहनोगे, कुछ दिन पहनोगे, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक यानी चश्मा। और कहते थे हाँ दूध पिया करो। डॉक्टर ने हालांकि ये पूरा आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों पहनने पर चश्मा उतर जाएगा, लेकिन आज तक उनका चश्मा नहीं उतरा। और जो उनका भाई था, चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा, वो उनको ये छेड़कर चिढ़ाता था, उन पर गाना गाता था कि देखो आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी दूर का दिखाई दे, पर इस लड़की को नहीं मालूम कि ये लग रही है लंगूर की तरह। तो कृष्णा सोपती जी कहती मुझे बड़ा गुस्सा आता कि मुझे बार बार चश्मे में देखकर ये क्यों बोल रहे हैं, पर उन्हें अपने भाई का शेर भी बहुत अच्छा लगा। तो वो गई, जब वह चाय पीकर चले गए उसके चाचा का बेटा, तो वो कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। आईना यानी शीशा। और कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, ऐनक उतारी फिर पहनी, और देखती रह गई और खुद गाने लगी, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। और फिर उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर पहना। उनको कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा, और खुद फिर मुस्कुराने लगी। तो ये तब की बात थी, पर अब तो उनके चेहरे से चश्मा जैसे रोज पहनते पहनते घुल मिल गया था, और कभी चश्मा उतारती भी थी तो वो खाली खाली लगने लगता था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। फिर वो बोलती, देखो जब उन्होंने जीवनी लिखी तब वो जीवित थी, तो बोलती हैं कि इन दिनों जब मैं शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ, और इन्होंने कई रंगों की टोपियां जमा कर रखी है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ शहर सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। कहती है कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ मेरी रंग बिरंगी, बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां। तो देखिए उन्हें
टोपियों का बड़ा शौक था और बहुत सारी टोपियां उन्होंने एकत्रित जमा कर रखी थी। तो ये था कृष्णा सोबती जी का बचपन। देखिए आपके बचपन से अलग है ना, आप कहाँ नारदाने का चूर्ण खाते होंगे और आज आप आइसक्रीम खाते होंगे, वनीला फ्लेवर, कसाटा, अलग अलग आइसक्रीम। लेकिन वो कुल्फी खाती थी, काफल खाती थी, खसखस का जूस पीती थी। तो देखिए उनके बचपन में और आपके बचपन में कितना अंतर है। आज आप टेलीविजन देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उस समय केवल ग्रामोफोन ही होता था। तो देखिए ये था उनके जीवन और आपके जीवन में अंतर, है ना। चलिए अब इसका जरा प्रश्न अभ्यास देखें संस्मरण से। ये संस्मरण लिखा था कृष्णा सोबती जी ने, तो हम संस्मरण से देखते हैं। पहला, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। दूसरा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तीसरा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। एक फल तो मैंने आपको बताया ही था अभी, 2 फल तो लिखिएगा पढ़कर समझकर। फिर है संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। उस समय पर देखिए यही एडवांस चीजें थी। आज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस समय पर यही आधुनिक सबसे नई चीजें थी जिसे देखने हर कोई देखने के लिए उत्साहित रहता था। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। फिर है दूसरा, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। फिर है अनुमान और कल्पना। सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। दूसरा, लेखिका ने इस संस्मरण में स्वस्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने इन संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। फिर करते हैं भाषा की बात। पहला, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना क्रिया है ना, कोई काम करना, मारना, काटना, सीखना, पलटना, हड़पना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इनसे भाववाचक संज्ञा बनी, पलट, हड़प। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ, ठीक है। फिर है दूसरा, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बेटा पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? किसी के बारे में, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु के बारे में संख्या बताना। जैसे 4 दिन के बारे में कितने बताएं? 4। तो जहां पर कोई संख्या आ रही हो, नंबर आ रहा हो, वो संख्यावाचक विशेषण है जिसे आप गिन सकते हो। और उन्हीं चीजों के बारे में अगर अनिश्चित रूप से बताएं, जैसे 4 व्यक्ति पहले हमने बोला, अब मैं बोल रही हूँ कुछ व्यक्ति, तो आप व्यक्तियों को गिन सकते हो। 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति। उन्हीं व्यक्तियों के बारे में अगर कुछ व्यक्ति, अधिक व्यक्ति बोलूं तो वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन यदि मैं 4 व्यक्ति बोलूं तो वो संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब इसका अगला भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहां पर मात्रा का बोध हो, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज की मात्रा का बोध हो। जैसे मैं बोलूं 4 लीटर दूध, आप जिसे नाप सकते हो, तोल सकते हो, आप दूध को नाप सकते हो ना। आप कहीं बाजार में जाते हो दूध खरीदने, तो 4 लीटर दूध दे दो भैया बोलते हो ना। तो 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, 10 किलो आटा, इनको आप किसी इकाई में नाप रहे हो। तो जिसे किसी इकाई में नापा जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि उसी चीज में आप अनिश्चितता प्रदर्शित करो, जैसे मान लीजिए आप अपने पड़ोसी के वहां गए, आप उनसे ये नहीं बोलोगे ना कि एक किलो चीनी दे दो। आप उनसे चीनी मांगो तो क्या बोलोगे? थोड़ी सी चीनी दे दो, या ज्यादा चीनी दे दो, या थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ी सी चीज दे दो, थोड़ा सा तेल दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो। तो अगर उस संदर्भ में इकाई जिनको आप नापते हो, तोलते हो, ऐसी चीज को अगर आप थोड़ा ज्यादा मांगते हो तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। यदि आप इकाई के साथ नापते हो, 1 लीटर दूध, 2 किलो चावल, 10 किलो चीनी, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यदि आप थोड़ा और अधिक कह के मांगते हो तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो मैंने आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक समझाया। संख्यावाचक में केवल नंबर आएगा, केवल संख्या आएगी, 4 आदमी, 10 समोसे, 15 फ्रॉक। लेकिन परिमाणवाचक में उसके साथ इकाई भी आएगी, नापने और तोलने वाली इकाई, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 10 किलो चीनी, 13 लीटर तेल, ये सब आएगा। ठीक है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो आप केले को नापने की इकाई क्या है? दर्जन। ठीक है। 2 किलो अनाज दे दो। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। घ, सभी लोग हंस रहे थे। अंग, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इसमें से आप सामने विशेषण के भेदों को लिखो। ठीक है। फिर है अगला, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है मेरी, दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें जिस शब्द के पीछे, जिस संज्ञा के पीछे यदि कोई इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी है, संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो जहां पर संज्ञा आगे लगा हो, जिसके संज्ञा आगे लगा हो, यानी संज्ञा के आगे यदि कोई सर्वनाम आए, तो उसको सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे दिलचस्पियां आपका संज्ञा है, मौसी भी आपका संज्ञा है, लेकिन इसके आगे यदि सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम नहीं रहेगा, बल्कि वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण लिखो जहां पर सर्वनाम के पीछे संज्ञा आया है और वह सार्वनामिक विशेषण बन गया है। समझ में आया आपको? फिर है कुछ करने को। पहला, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। यदि आपको अपने पोशाक यानी अपने कपड़े, अपनी ड्रेस कोई बनाने का मौका मिले तो आप कैसे बनाओगे और किन किन चीजों का ध्यान रखोगे? दूसरा, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। तीसरा, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो कि हथकरघा पे कैसे कपड़े बनते हैं और मिल के कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। चौथा, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करो। हमारे यहाँ बहुत सारी पोशाकें हैं, बहुत सारा खाना है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, क्योंकि भारत तो है ही विविधताओं का देश, है ना। तो इनके बारे में पता करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जानकारी साझा कीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।